हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू मौर्य और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ हैं कि मैडम क्या पढ़ाएंगी जीआईसी क्रैश कोर्स में, कैसा जो आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कैसे जो है आप मैटर प्रोवाइड करेंगी। तो मैं सारे डाउट जो है आज सॉल्व कर दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी। तो देखिए, आज मैं जीआईसी क्रैश कोर्स का जो स्टार्ट होने वाला है बैच, उसका एक डेमो लेक्चर मैं डालने जा रही हूँ, अपलोड करने जा रही हूँ। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि लेक्चर कैसा रहेगा, उसमें मुझे कितनी यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी, क्या हम परचेज़ कर सकते हैं, क्या हमारा परचेज़ करना जो है बेनिफिशियल होगा कि नहीं। तो ये सारे डाउट आप अपने क्लियर कर लीजिए। हालांकि बहुत 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 बेटर रिस्पॉन्स मिला है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एडमिशन ले लिया है, उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैं आपको निराश भी नहीं होने दूंगी। ये सारी चीज़ें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे सिलेबस ख़त्म कर। और ये दिमाग से ये डाउट तो निकाल ही दीजिए कि सिलेबस ख़त्म हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मैं ये मेथड अपनाई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लिख के नहीं पढ़ा सकती, हाँ, हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है और उसमें हम कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं जो है ये मेथड, आज जैसे सुबह से लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये समस्या, जैसे कि यहाँ पे लाइट नहीं है, इसकी वजह से लाइटिंग की प्रॉब्लम आप लोगों को थोड़ा सा हो सकती है, लेकिन आगे से ये सारी समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। लाइट रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के इस डेमो लेक्चर में हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों को कितनी चीज़ें पढ़नी होती है, हम लोग जरा यहाँ पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमें पढ़ना होता है, फंजाई पढ़ना होता है, ठीक है, फंजाई पढ़ना होता है, बैक्टीरिया पढ़ना होता है, ओके, वायरसेस पढ़ने होते हैं और माइकोप्लाज्मा या एंड फाइटोप्लाज्मा पढ़ना होता है। माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा पढ़ना होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग को इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए, ये फंजाई वाला टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है यूट्यूब पे। हाँ, मैं ऐप में इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग दे दूंगी, क्योंकि जो फंजाई वाला टॉपिक है वहाँ पे वॉइस की प्रॉब्लम है, तो मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ये चारों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से अटेंटिव होकर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किया है, मैंने खुद से एनालिसिस किया है, पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं, ढेर सारी बुक से क्वेश्चन उठाए हैं, ढेर सारी बुक से पॉइंट उठाए हैं। तो आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के फादर, देखिए, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, याद रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की भी डिस्कवरी की थी। और बैक्टीरिया के डिस्कवरी, वही लिविंग सेल जो थे ना, वो बैक्टीरिया ही था। तो यहाँ पे इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर किया था। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है डायलिस्टर, डायलिस्टर याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, डायलिस्टर है, ओके। चलिए, अब दूसरी चीज जो आपसे पूछता है वो बैक्टीरिया का शेप पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, शेप पूछ सकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये शेप हो सकता है आज थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आप मैटर देखिए, वॉइस देखिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आप कंटेंट पे जाइए और ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, शेप क्या है, तो यहाँ पे मैंने शेप लिया हुआ है, 4 तरीके का होता है। एक है कॉक्सस, दूसरा है बैसिलस, स्पाइर्यूलम और कॉमा शेप या विब्रियो शेप, ठीक है। बैक्टीरिया के जो शेप हैं, कॉक्सस का मतलब होता है स्फेरिकल, जो राउंड होते हैं उनको हम कॉक्सस कहते हैं। बैसिलस का मतलब जो रॉड शेप है उसको हम बैसिलस कहते हैं। स्पाइरल शेप को हम स्पाइर्यूलम कहते हैं। और कॉमा शेप जो है, इस तरीके से हम लोग कॉमा बनाते हैं, कॉमा शेप को हम लोग क्या कहते हैं, विब्रियो या कॉमा शेप। जैसे विब्रियो कॉलरी, कॉलरा कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, विब्रियो कॉलरी होता है। तो चलिए, एक चीज अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो कॉक्सस बैक्टीरिया है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। जो कॉक्सस बैक्टीरिया है उसका क्वेश्चन क्या है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पूछता है माइक्रोकॉकस, डिप्लोकॉकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस,
स्टेफाइलोकोकस और सार्सिनी, क्या है, सार्सिनी। तो माइक्रो या मोनोकोकस भी इसको कहते हो। मोनोकोकस का मतलब केवल एक, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है तो इसको माइक्रो या मोनो कहेंगे। डिप्लो का मतलब ऐसे दो बैक्टीरिया है तो इसको हम डिप्लोकोकस कहेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब चेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, चेन ऑफ सेल्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। और स्टेफाइलोकोकस है यहाँ पे, देखिए स्ट्रक्चर लाइक बंच ऑफ ग्रेप, अंगूर के गुच्छे जैसा अगर इसका स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और लास्ट वन इज द सार्सिनी। सार्सिनी में क्या होता है कि यहाँ पे जो है क्यूब ऑफ 8 to 64 आर मोर बैक्टीरिया, 8 से 64 मतलब यहाँ पे क्यूब जैसे फॉर्म में हो तो इसको हम सार्सिनी कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। अब चलिए हम देखते हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाने के चांसेस हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से देखना है इसको, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है। देखिए ए ट्राइकस, जहाँ पे किसी बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला नहीं है तो इसको हम ए ट्राइकस कहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो ए ट्राइकस होते हैं, मतलब फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, मोनोट्राइकस का मतलब किसी एक पोल पे एक फ्लैजिला है तो उसको मोनोट्राइकस कहेंगे। स्यूडोमोनास और विब्रियो कॉलरी, जो कॉमा वाला बैक्टीरिया भी हमने बताया था, कॉमा शेप का, तो उसमें एक फ्लैजिला होता है, ठीक है ना, स्यूडोमोनास भी होता है। एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला हो तो इसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस, जैसे नाइट्रोसोमोनास। लोफोट्राइकस का मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। देखिए एक ही पोल पे ढेर सारे फ्लैजिला है तो उसको हम लोफो कहते हैं। कभी कभी सिफेलो भी दे देता है, लेकिन सिफेलो का थोड़ा सा मतलब अलग होता है कि दोनों पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको हम सिफेलो कहते हैं। फिर पेरीट्राइकस है, पेरीट्राइकस का मतलब फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी पे फ्लैजिला, लाइक दिस वन, पूरे बॉडी पे फ्लैजिला ऐसे 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 है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जैसे साल्मोनेला और ई कोलाई, साल्मोनेला और ई कोलाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगली चीज। अगली चीज क्या है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग आगे जो देखते हैं, ये जो मैं डायग्राम अभी बताने जा रही हूँ आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। चलिए एकदम, अगर विजिबल है तो ठीक है, नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा रुकिए, मैं और चीज़ें इसको बड़ा करती हूँ। देखिए एकदम ध्यान से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर चीज़ें विजिबल हैं तो ठीक है। मैंने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें रटनी ना पड़े। एवरीथिंग अबाउट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर बाहर जितनी चीज़ें होती हैं इस डायग्राम में मैंने डाल दिया है ताकि आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, सपोज करिए मैंने ये एक बैक्टीरिया सेल बना दिया है, देखिए ध्यान से। अब मैंने एक बैक्टीरिया जो बनाया है ना, एक तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक इसका सेल वॉल हो गया और एक इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, याद रखना, प्लाज्मा में तो मैंने इसको पूरा नहीं बनाया है, बस आप समझ लीजिए। अब देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं आउटर लेयर या ग्लाइकोकैलिक्स, नाम सुनिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, GLYCOCALYX, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है, दिस इज लाइक द नेम प्लेट ऑफ अ हाउस। जैसे आपके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा होता है तो इससे पता चलता है, आइडेंटिटी पता चलती है किसका घर है, तो ऐसे ही और कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचानने में यहाँ से मदद मिलती है। तो सेम वही है, ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब ये है
कि ये किसी बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में या उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। अब ये देखो, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है, एक कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। कैप्सूल, मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम कर दे रही हूं ताकि आप लोगों को दिखे, ऊपर की चीजें देखिए। एक मैंने लिखा है कैप्सूल, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। देखिए, कभी भी आपसे पूछे कैप्सूल क्या है, तो कैप्सूल जो होता है वो टफ होता है, टाइट होता है और थिक है। कैप्सूल कैसा होता है? टफ होता है, टाइट होता है और थिक होता है। जबकि स्लाइम लेयर जो होती है वो लूज होती है और थिन होती है। कैसी होती है? लूज और थिन होती है। तो ये हो गया आउटर लेयर। फिर हम आते हैं इसकी दूसरी वाली जो लेयर है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन में दो तरीके के अमाइनो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक नैग, ठीक है, NAG, और एक NAM, NAM। नैग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नैम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड। ये हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन। तीसरी जो इसकी लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो ये हो गया एक बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन। यहां तक चीज समझ में आ गई है? आगे चलें तो आगे देखिए, अब हम दूसरी चीज समझते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस अपेंडेजेस के बारे में देखेंगे। सरफेस अपेंडेजेस, देखिए किसी बैक्टीरिया में तीन तरीके के अपेंडेजेस होते हैं। यहाँ पे तीन तरीके के अपेंडेजेस होते हैं। देखिए, एक इस तरीके से निकला हुआ है, ये वाला, इसको हम कहेंगे सबसे बड़ा जो है, दिस इज द फ्लैजिला। उससे छोटा होगा, इसको कहते हैं पिली, और सबसे छोटा जो होगा उसको हम कहते हैं फिम्ब्री। देखिए, तीन चीज मैं बना रही हूँ, फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्री। जो फ्लैजिला होता है सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले होते हैं। देखिए यहाँ से सरफेस अपेंडेजेस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है उसको हम कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता यहाँ, देखिए, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है। अगर ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता तब यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होता। फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, मोटाइल ऑर्गन होता है। पिलिन प्रोटीन का है, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होना चाहता है, कॉन्जुगेशन करना चाहता है, तो यहाँ पे पिली जो होगा वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। और जो फिम्ब्री है वो फिम्ब्रीन प्रोटीन का बना है, और ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है। तो ये तीनों मिला के क्या कहलाएंगे? सरफेस स्ट्रक्चर। और याद रखना, केवल फ्लैजिला मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। पिली और फिम्ब्री, पिली और फिम्ब्री मोटाइल ऑर्गन नहीं है, नॉन मोटाइल फंक्शन, ये इनका मोटिलिटी में रोल नहीं है। यही सब तो क्वेश्चन पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। यहीं से तो आपको समझना है कि पिली फिम्ब्री जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मोटिलिटी में उनका कोई रोल नहीं होता। मोटिलिटी में उनका कोई रोल नहीं होता। तो ये तीन चीज हो गया सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा हो गया? सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। अब चलिए देखिए, यहाँ पे दूसरी चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रही हूँ, एकदम अटेंटिव होके देखना है। ये देखिए मैंने क्या बताई, इसी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, चाहे वो वेसिकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में, कुछ भी हो, अंदर की तरफ क्या होती है? इनफोल्डिंग, जिसको हम कहते हैं मीसोसोम। क्या कहते हैं? मीसोसोम, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो फंक्शन है, दिस इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है ना, क्योंकि वहां पे पिगमेंट्स पाए जाते, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, पिगमेंट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या है, दिस इज एनालॉग। कभी कभी पूछता है कि बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, तो मीसोसोम। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल कहते हैं, या फिर कॉन्ड्रॉइड्स कहते हैं, कॉन्ड्रॉइड्स। ठीक है ना, याद रखना, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉन्ड्रॉइड्स। ठीक,
अब एक बात एकदम कान खोल के सुनिए, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हो, उसको साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हो। साइनोबैक्टीरिया में ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रोमैटोफोर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमैटोफोर, जिसमें दैट कंटेन पिगमेंट, जिसमें क्या होता है? पिगमेंट। तो देखिए, अगर वो बैक्टीरिया है तो उसमें मीजोजोम होगा, और साइनोबैक्टीरिया है तो सेम स्ट्रक्चर, मीजोजोम जैसा स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर कहलाता है, और उसके अंदर जो होता है पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई बैक्टीरिया की। चलिए और चीज़ें देखते हैं हम लोग, और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं इसके सेल में, जरा ध्यान से इसको देखना, ठीक है ना, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए बैक्टीरिया का ये है मेन जीनोम। ओके, याद रखना, दिस इज द मेन जीनोम। बैक्टीरिया का मेन जीनोम को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, या फिर जीनोफोर कहते हैं। जीनोफोर क्यों कहते हैं? देखिए, इसका डीएनए नेकेड होता है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, और इसका डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। याद रखना, हम लोगों का डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है और हम लोगों का डीएनए लीनियर होता है, लेकिन बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसको जीनोफोर कहते हैं या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसका मेन जीनोम। मेन जीनोम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी होते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा जीनोम या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम। अब हम देख लेते हैं ये प्लाज्मिड क्या है भाई। तो प्लाज्मिड के बारे में यहाँ से देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, प्लाज्मिड के बारे में यहाँ से देखते हैं। ये जो प्लाज्मिड है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है। ओनली प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ओनली प्रोकैरियोट में पाया जाता है। जैसे कई तरीके के प्लाज्मिड हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, सी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, सी प्लाज्मिड। एफ का मतलब फर्टिलिटी, आर का मतलब रेजिस्टेंट, सी का मतलब कोलिशीन, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे प्लाज्मिड पाए जाते हैं। जो एफ प्लाज्मिड है वो कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये कोलिसीन का मतलब ये जो प्लाज्मिड है कोलिसीन सिक्रीट करता है, जो ई कोलाई को, ठीक है, ई कोलाई के लिए होता है। यहाँ तक याद रखना है, ई कोलाई के लिए रेजिस्टेंट, शायद ई कोलाई को किल करता है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, तीसरी चीज है प्रोकैरियोट में याद रखना है। यहाँ तक इस चीज को मैं बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से देखना। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? 70S होता है। 70S राइबोसोम, इसकी सब यूनिट 50S और 30S होती है। 50S लार्जर और 30S स्मॉलर। अच्छा, प्रोकैरियोट के राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। देखिए, दो टर्म आपको मिलेगा, एक पॉलीराइबोसोम और दूसरा मोनोराइबोसोम। एकदम चीजें समझने की कोशिश करना। पॉलीराइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है, या पॉलीजोम भी कहते हैं। राइबोसोम यूकैरियोट में मोनोजोम भी कहते हैं। तो पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम आया तो कंफ्यूज नहीं होना। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है एक एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करें। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक एमआरएनए से अगर ढेर सारे राइबोसोम बाइंड करते हैं तो उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, और ये प्रोकैरियोट में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना। बैक्टीरिया का स्टोर फूड कहलाता है इंक्लूजन बॉडी। क्या कहलाता है? इंक्लूजन बॉडी। और ये कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये हो सकता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल के फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो बैक्टीरिया के स्टोर फूड को क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी। एक आखिरी चीज बची है
कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि गैस वैक्यूल पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है गैस वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, बीजीए में ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है गैस वैक्यूल। और क्या करते हैं ये गैस वैक्यूल, बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी जानते हैं ना कि वो डूबने ना पाए, तो गैस वैक्यूल। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें अगर आपको बैक्टीरिया के बारे में पता है, एक बार इसको ऐसे देख लीजिए मैंने क्या बताया। देखिए सबसे बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल अगर है, देखिए जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया विरुलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब डिजीज कॉज करने वाले। क्योंकि देखिए जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ये बात कही थी ना, उन्होंने 2 स्ट्रेन लिया था, एक एस स्ट्रेन और एक आर। जो एस है वही कैप्सुलेटेड था। कैसा था, कैप्सुलेटेड। तो वही क्या था, विरुलेंट था, विरुलेंट। ये क्वेश्चन अभी आया था पीजीटी में, आपको पता भी होगा, ठीक है ना, विरुलेंट था। फिर देखिए बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की है। सरफेस स्ट्रक्चर ये है, सरफेस स्ट्रक्चर में फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्री है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग मीसोसोम है। बैक्टीरिया में बीजीए में सेम स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। इसका मेन जीनोम जो होता है न्यूक्लियोइड या गोनोफोर कहते हैं। नेकेड डीएनए होता है, नो हिस्टोन प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए। गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ होते हैं, प्लाज्मिड क्या क्या है, ठीक है। राइबोसोम इसका 70S होता है। इंक्लूजन बॉडी इसका स्टोर फूड है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया। तो ये है पूरा का पूरा बैक्टीरिया। आई थिंक चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं, याद रखना केवल फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी करता है, पिली और फिम्ब्री मोटिलिटी नहीं करते। अब हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देख लें, न्यूट्रिशन देख लें, ठीक है। न्यूट्रिशन लंबा चौड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में। क्या क्या है जरा देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। पैरासिटिक का मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जैसे फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोटिक में जैसे राइजोबियम है। राइजोबियम कहाँ होता है, रूट नोड्यूल में होता है। किसमें, रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो क्या करता है यहाँ पे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, सहजीवन जिसको कहते हो। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों होते हैं। तो देखिए ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब जो अपना फूड लाइट एनर्जी से डराइव करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, और जो अपना फूड केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से डराइव करते हैं उसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब फोटोसिंथेसिस मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्रोमैसियम है, रोडोस्पाइरुलम है। और जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, ये सब क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देख लें हम लोग, आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से जो है सवाल आ चुका है। मैं बताऊंगी अभी पीजीटी में यहाँ से कहाँ से सवाल आया था। देखिए रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। बडिंग होती है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो है एंडोस्पोर, फिर कोनिडिया, फिर जूस्पोर। एंडोस्पोर, कोनिडिया और जूस्पोर। देखिए एंडोस्पोर रॉड शेप होता है, इसके अंदर कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड। इसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, किसके लिए, हाईली रेजिस्टेंट होता है हीट एंड डेसिकेशन के लिए, हीट एंड डेसिकेशन के लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2021 में।
एंडोस्पोर के अंदर क्या है, डिप्लोकोलिनिक एसिड। कोनिडिया भी होता है, कोनिडिया की वजह से भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, और राइजोबियम में जूस्पोर भी बनता है। क्या बनता है, जूस्पोर। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे अलग से। बैक्टीरिया में एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ गैमीट नहीं बनता, बस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ये है, इसीलिए इसको हम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 3 तरीके का होता है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने। क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब कोई बैक्टीरिया से, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया मान लीजिए ए है, ये बी है, कोई जो सेक्स फैक्टर होता है या फर्टिलिटी फैक्टर यहां से डीएनए निकला और अननोन मैकेनिज्म के द्वारा दूसरे में आ गया, हमें पता नहीं कि ये कैसे आया, बस आ गया, ठीक है। अब इसमें आ गया तो ये भी हो गया फर्टिलिटी फैक्टर, इसके पास भी हो गया। ये पहले F+ था, ये F- था, लेकिन इसने अपना डीएनए यहाँ दिया तो अब ये F+ और F+ दोनों हो गए, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमें मैकेनिज्म नहीं पता है कि जीनोम कैसे गया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो जैसे ये ग्रिफिथ ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम आगे आपको बताएंगे। ट्रांसडक्शन का मतलब एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में वायरस की हेल्प से जाता है। किसकी हेल्प से, वायरस की हेल्प से। वायरस कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज। तो अगर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जाता है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। और कॉन्जुगेशन का मतलब है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से डीएनए जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब वहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। लेडरबर्ग एंड टॉटम ने इसकी डिस्कवरी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं अगली चीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2-3 चीज समझनी है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके यूजफुल एस्पेक्ट भी होते हैं और हार्मफुल भी होता है हमारे लिए। तो पहले हम यूजफुल एस्पेक्ट देखेंगे उसका। देखिए बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है, जैसे फ्रैंकिया हो गया और राइजोबियम हो गया। फ्रैंकिया और राइजोबियम, फ्रैंकिया जानते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के में रूट नोड्यूल बनाता है। और वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, एलनस, ठीक है, कैजुरिना और मिरिका, एलनस, कैजुरिना, मिरिका। जबकि राइजोबियम तो आपको पता है दलहनी पौधों में, लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री में देखिए लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड वगैरह में चेंज करता है। विनेगर बनाने में एसिटोबैक्टर स्टाई। रेटिंग ऑफ फाइबर, वाटर जो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम होता है, फाइबर को रेटिंग, जो फाइबर नहीं बनाते हैं, ठीक है, रेटिंग ऑफ फाइबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे करिंग ऑफ टी, चाय पत्ती की जो चाय पत्ती, ठीक है, करिंग ऑफ टी, वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है माइक्रोकॉकस। पेट्रोलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, या तो यहाँ पूछे या तो बायोटेक में पूछे, बायोटेक्नोलॉजी में पूछे। ये पेट्रोलियम में इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास पिट्यूडा, स्यूडोमोनास पिट्यूडा। अब देखिए ये क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे आनंद मोहन चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है ना, चक्रवर्ती। अब इन्होंने क्या किया था, इसी बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया था और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद इस बैक्टीरिया को ऐसा बना दिया था कि ये बैक्टीरिया उसको हम सुपर बग कहते हैं, सुपर बग या आयल ईटिंग बैक्टीरिया या आयल स्पिल बैक्टीरिया। ये क्या होता है, जब समुद्र वगैरह में जहाज वगैरह से, शिप से जो आयल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑयल पूरा वहाँ पे क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन का खतरा होता है। तो ये जो सुपर बग है उसमें कुछ ऐसे जेनेटिक
वेक्टर डाले गए हैं जो उस आयल को क्या कर देंगे, उस हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर देंगे। तो उन्होंने हाइड्रोकार्बन के कुछ जीन्स इसमें डाल के इसको मॉडिफाई कर दिया और क्या कहते हैं इसको, सुपर बग या आयल स्पिल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वहाँ पे छोड़ दीजिए और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, पूरे के पूरे जो आयल हैं उसको ईट कर जाएगा, उसके हाइड्रोकार्बन को तोड़ देगा, तो पोल्यूशन नहीं होने पाएगा। तो इसको किसने बनाया था, आनंद मोहन चक्रवर्ती। और सबसे पहली पेटेंटिंग जो किसी ऑर्गेनिज्म की हुई थी, पेटेंट जानते हो, पेटेंटिंग तो जानते ही हो आप लोग, तो सबसे पहली पेटेंटिंग इसी की हुई थी, किसकी, स्यूडोमोनास पिट्यूडा की। तो ये है तो इसके यूजफुल एस्पेक्ट हो गए। अब हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट देखेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ ह्यूमन डिजीजेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, प्लेग, पार्चुला पेस्टिस, सिफिलिस, ट्रिपेनोमा पैलिडम, डिप्थीरिया, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कप। वूपिंग कप को कुकुर खांसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकुर खांसी। क्या कहते हैं, कुकुर खांसी। बॉर्डेटेला परच्यूसिस, ठीक है। टिटेनस, लॉक जा, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। और एक है लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है, कॉरिनेबैक्टीरियम, कॉरिनेबैक्टीरियम लैप्री, कॉरिनेबैक्टीरियम लैप्री। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ह्यूमन डिजीज। इसके अलावा देखते हैं हम लोग जरा कुछ प्लांट एनिमल डिजीज में से। एनिमल में कैटल में क्या कॉज करता है, ये एंथ्रैक्स कॉज करता है, कैटल का पागलपन, बैसिलस एंथ्रेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्लांट्स में सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो विल्ट, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, क्राउन गॉल और ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। ये सब याद कर सकते हैं आप लोग, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुछ बैक्टीरिया जो, जिससे देखिए यही क्वेश्चन आया था इस बार, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म कहते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम से होता है। ये पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फूड पॉइजनिंग का। फिर देखिए कुछ स्पाइरोचीट्स होते हैं, स्पाइरोचीट ये आपके काम की चीज़ नहीं है तो इसको नहीं करिएगा अभी। एक्टिनोमाइसिटिस कभी कभी पूछा जाता है, फंगल लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, ये कैसे होता है, फंगल लाइक बैक्टीरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रैंकिया। अभी अभी मैंने फ्रैंकिया बताया था, फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। स्ट्रेप्टोमाइसिस, जैसे आप कुछ, इसका एक और एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। अब आगे हम लोग जरा देख लेते हैं बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया, अभी तक तो हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जरा ध्यान से समझना, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब जहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं सरवाइव कर सकते, वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे 3 तरीके के होते हैं, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। मिथेनोजेन का मतलब जो मार्सी एरिया में रहते हैं, कहाँ, मार्सी दलदली एरिया में रहते हैं। हैलोफाइल का मतलब हाई सैलिनिटी जहाँ होती है, हाई सैलिनिटी, जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा हो। थर्मोएसिडोफाइल का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और एसिडिक कंडीशन हो। एसिडिक का मतलब पीएच लो हो, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। अब देखिए मार्सी एरिया में पाए जाने वाले जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो मिथेनोजेंस होते हैं। कौन होते हैं, मिथेनोजेंस। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल मतलब जो सॉल्टी एरिया में पाया जाता है, हेलो बैक्टीरियम होते हैं। कौन होते हैं, हेलो बैक्टीरियम। और जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में पाए जाते हैं वो होते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। और थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज को कहते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या कहते हैं, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज देखिए, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वेटिकस। और इस टैक पॉलीमरेज, इसी को हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पीसीआर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे हम इस थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, जिसको हम टैक पॉलीमरेज कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा। हाँ, ये वीडियो आपको ऐप पे भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। और ऐप पे आज एक और वीडियो मिलेगा, वो रहेगा पूरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। चलिए साइनोबैक्टीरिया देख लेते हैं हम लोग। अब जो साइनोबैक्टीरिया है, कुछ और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है ये हमने आपको एल्गी में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सिमिलैरिटी विद बैक्टीरिया, इसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये बैक्टीरिया है कि एल्गी है, क्या है। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी बैक्टीरिया से मिलती है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी एल्गी से मिलती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसकी बैक्टीरिया से मिलती है, तो इसका रिजर्व फूड जो होता है ना, ग्लाइकोजन होता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन से होता है, तो ये बैक्टीरिया के साथ सिमिलैरिटी हो गई। एल्गी के साथ इसकी सिमिलरिटी ये है कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसमें, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए एक और चीज़ है, इसी को हम देखेंगे आगे। अब साइनोबैक्टीरिया में मोटिलिटी एब्सेंट होती है, याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी एब्सेंट होती है इन सम बीजीए हेट्रोसिस्ट फाउंड। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हो गया, ठीक है ना, नॉस्टॉक हो गया, तो नॉस्टॉक ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे इसका फिलामेंट होता है, देखिए ध्यान से जरा। और एक फिलामेंट ऐसे बहुत थिक फिलामेंट हो जाता है। अगर ये फिलामेंट थिक हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये हमने आपको बताया था। हार्मोगोन और एकाइनिड्स पाए जाते हैं, ये भी हम आपको बैक्टीरिया में एल्गी में पढ़ा चुके हैं। एल्गल ब्लूम और सिंगल सेल प्रोटीन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्गल ब्लूम का मतलब ये होता है कि कभी कभी जहाँ पे पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, जिस वाटर बॉडी में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे बहुत तमाम साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तमाम बहुत ज़्यादा साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उस पॉन्ड का या उस वाटर बॉडी का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाते हैं, ओके। तो इसी को हम कहते हैं क्या है, ये एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। और ये कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, जैसे स्पाइरुलिना, ठीक है ना, ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। स्पाइरुलिना जिसको स्पेस में भी लेके जाते हैं साइंटिस्ट खाने के लिए, या फिर जो है सिंगल सेल प्रोटीन इस फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। ये सब पूरा जो लेक्चर है वो बैक्टीरिया के बारे में है। अगर आपने इसे 1 से 2 बार देख लिया, 2 बार अच्छे से देख लिया, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है ये वीडियो है। आप देखिए यहाँ पे अगला चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है एक बार इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, 2 चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। और अगर किसी का फिक्स शेप नहीं होता है तो उसको हम प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक। तो इसीलिए हम इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। टर्म दिया था नोवाक ने, और पास्चर ने इन्हें पीपीएलओ कहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इन्होंने कैटल मतलब
जो गाय भैंस होती है उसके प्लूरल फ्लूइड से यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए। और कैटल में इन्होंने देखा कि ये जो न्यूमोनिया हो गया है कैटल को, ठीक है ना, ये क्या कॉज करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है, तो इसीलिए इसको प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। और सबसे पहले इसका कल्चर किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, नोकार्ड एंड रॉक्स ने प्योर कल्चर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल एब्सेंट है तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड होता है। कैसा होता है, 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सब पॉइंट याद करने लायक है, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और ये ट्राई लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखिए इसका जो डीएनए है, यहाँ पे देखिए ट्राई लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है, डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, और इसका भी राइबोसोम 70S होता है, ये याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ये फुल कोर्स तो है नहीं, और क्रैश कोर्स में भी इतनी सारी चीज़ें दी जानी मामूली बात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ। बहुत स्लो की उम्मीद मत करिएगा, स्लो पढ़ना है तो LT ज्वाइन करिए, वहाँ पे चीज़ें और भी एलेबोरेट तरीके से आपको मिलेगी, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये वायरसेस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, ठीक है ना। माना जाता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच की लिंक है। डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज कॉज करता है। जैसे माइकोप्लाज्मा होमिनिस प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा प्लूरोमोनी प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया या PAP, ठीक है, PAP कॉज करता है। और प्लांट में ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, मलबेरी, ड्वार्फ, बिग बड इन टोमेटो, ये सब कॉज करता है। हो गया, तो प्लांट। और अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूं उसको देखना। अब एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक टर्म है फाइटोप्लाज्मा, और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा। अभी तक हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे फाइटोप्लाज्मा। देखिए सबसे पहली चीज, ये भी सेल वॉल इसमें नहीं होती लाइक माइकोप्लाज्मा। यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेयर्ड है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट था, ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब जब तक होस्ट के अंदर रहेगा तभी तक ये लिविंग होता है, ठीक है। ऑफ प्लांट फ्लोयम, याद रखना ये प्लांट के फ्लोयम का पैरासाइट होता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल्सो कॉल्ड एज एमएलओ, अच्छा उसको हम PPLO कह रहे थे, इसको एमएलओज कहते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखना, कॉजेस ओनली प्लांट डिजीज, केवल और केवल ये प्लांट डिजीज, माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों डिजीज कॉज कर रहा था। कैन नॉट बी कल्चर्ड इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब सेल फ्री सिस्टम, क्या, सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल के बाहर या आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल कृत्रिम मीडियम में इसको कल्चर नहीं किया जा सकता। और यही एक डिफरेंस है माइकोप्लाज्मा से, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर किया जा सकता है। आप देखिए इसका जीनोम स्मॉलेस्ट होता है, उसका भी जीनोम स्मॉलेस्ट है। ये इन्फेक्शियस होता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट वाया ग्रॉस होपर, मतलब इसके जो वेक्टर होते हैं ना वो इंसेक्ट होते हैं और इंसेक्ट में ग्रॉस होपर। अब कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के बीच में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में सेल वॉल नहीं होता, दोनों ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, दोनों का जीनोम छोटा है, दोनों प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब नो डेफिनेट शेप, नो फिक्स शेप, इसका फिक्स शेप नहीं होता। दोनों में अंतर यह है कि माइकोप्लाज्मा डिजीज, एनिमल डिजीज और प्लांट डिजीज दोनों कॉज करता है, जबकि फाइटोप्लाज्मा केवल प्लांट डिजीज कॉज करता है। अब दूसरा अंतर ये है, दूसरा अंतर क्या है,
माइकोप्लाज्मा को सेल फ्री सिस्टम में ग्रो कराया जा सकता है, मतलब इन विट्रो ग्रो करा सकते हैं, जबकि फाइटोप्लाज्मा को इन विट्रो ग्रो नहीं करा सकते। इसको बाहर सेल फ्री सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम में ग्रो नहीं करा सकते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक वायरस भी खत्म कर देते हैं। आज माइक्रोबायोलॉजी की कहानी ही खत्म कर देते हैं हम लोग। चलिए वायरस देख लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, वायरसेस क्या है भाई? तो देखिए यहाँ पे क्या है वायरस। वायरस जो होता है वेनम, या इसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन। ठीक है ना, पॉइजन ये एक लैटिन वर्ड है और इसकी डिस्कवरी की थी इवानोवास्की ने। और किस वायरस की? टोबैको मोजैक वायरस की। किसकी? टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस। ठीक, स्टैनले एक साइंटिस्ट थे, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन, इसके क्रिस्टल रवे तैयार किए थे। ठीक है, बिजरनिक करके एक साइंटिस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी पूछा जाता है 1898 में। इन्होंने कहा कि वायरस इज द कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का मतलब लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड है। ये टर्म कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी देख लेना। टोर्ट एंड हेरल अभी तो पूछा गया था, ये टीजीटी, शायद टीजीटी में पूछा गया था। हाँ, टीजीटी जो 7 अगस्त वाला हुआ था उसमें ये पूछा गया था। टोर्ट एंड हेरल ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी, याद रखना। टोर्ट एंड हेरल ने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की थी। उसके बाद बार्डेन एंड पियरे, ठीक है ना, बार्डेन एंड पियरे ने कहा कि वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है केवल जब तक ये होस्ट के अंदर हैं तभी तक ये जिंदा होते हैं, बाकी उसके बाद ये नॉन लिविंग होते हैं। और हमें पता है कि वायरसेस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, ये भी पता है। अच्छा देखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों कभी नहीं हो सकता। वायरसेस के अंदर चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा, बट नेवर एवर बोथ। ठीक है ना, दोनों नहीं हो सकता। अब एक साइंटिस्ट थे एफ होम, ठीक है, एफ होम, याद रखना। इन्होंने वायरस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या? फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी और फैजिनी। फाइटोफेजिनी का मतलब प्लांट वायरस, जूफेजिनी का मतलब एनिमल वायरस, और फेजिनी का मतलब बैक्टीरियल वायरस, जिसको आज हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी और फेजिनी। अब देखिए एक चीज़ है, वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थियोरी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सेल थियोरी का अपवाद है। सेल थियोरी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, वायरस कह रहा है कि सारे, सेल थियोरी क्या कहती है? सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। लेकिन वायरसेस कैसे होते हैं? एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ए सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। इनकी बॉडी सेल की नहीं बनी होती, ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर होते हैं। तो वायरसेस होते हैं ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। सबसे लार्जेस्ट वायरस है स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसका नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट देख लें। वायरसेस का शेप भी ये प्लियोमार्फिक होते हैं, जैसे वेरिएबल शेप, सॉरी प्लियो नहीं, पॉली। प्लियो का मतलब नो डिफाइनाइट शेप, पॉली मतलब ढेर सारे शेप, जैसे ब्रिक, ईंटे जैसा होता है स्मॉल पॉक्स, स्फेरिकल होता है इन्फ्लुएंजा, रॉड शेप होता है टीएमबी, और टैडपोल लाइक होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? टैडपोल लाइक। अब देखिए ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये केमिकल कंपोजिशन में पढ़ाने जा रही हूँ। तो वायरसेस कैसे होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब इनकी बॉडी में 2 ही चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन।
न्यूक्लिक एसिड में चाहे डीएनए होगा या आरएनए होगा, और लिखा है मैंने, देख लेना, चाहे डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अच्छा, जिस वायरसेस में डीएनए होता है उसको हम डिऑक्सी राइबो वायरसेस कहते हैं, जिसमें आरएनए होता है उसको हम राइबो वायरसेस कहते हैं। पहले इसी को देखते चलिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, राइबो वायरसेस कहते हैं। देखिए अब जो डिऑक्सी, ऐसे वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड वायरस भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड। तो मोस्ट ऑफ वायरसेस जो होते हैं एनिमल वायरस, मोस्ट ऑफ एनिमल जो जंतु वाले वायरस होते हैं उसमें जनरली डीएनए पाया जाता है, और जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें जनरली आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन अंतर कुछ है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे देखिए बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज हो गया, उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, मोस्ट ऑफ एनिमल वायरस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा डीएनए जिसमें सिंगल स्ट्रैंड, ऐसा वायरस जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, 5X74 बैक्टीरियोफेज। क्या है? 174 बैक्टीरियोफेज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए राइबो वायरसेस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होता है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये पूछा जाता है। ये एक्सेप्शन था सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वाला, ये पूछा जाता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड हैं, लाइक टोबैको मोजैक वायरस, क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, ये सब हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का की अगर हम बात करें तो डबल स्ट्रैंड आरएनए, रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस में डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बता देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब एक और चीज़ है बैक्टीरियोफेज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टोर्ट एंड हेरल ने इसकी डिस्कवरी की थी। बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एक और नाम, एक दूसरा है कोलीफेजेस। कोलीफेज का मतलब जो ई कोलाई को इफेक्ट करता है, ऐसा वायरस जो ई कोलाई बैक्टीरिया एस्चुरिशिया कोलाई को अफेक्ट करता है तो उसको कोलीफेज कहते हैं। साइनोफेज का मतलब जो बीजीए और या फिर साइनोबैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीजीटी में। अब मैं बताऊंगी कि पीजीटी में कहाँ से क्वेश्चन आया था। बैक्टीरियोफेज दो तरीके के होते हैं, एक नॉन विरुलेंट या प्रोफेजेस, दूसरा विरुलेंट या इनफेक्टिव फेज। नाम देखिए पहले, नॉन विरुलेंट या प्रोफेज, विरुलेंट या इनफेक्टिव फेज। देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया था मैं ये भी बताऊंगी। कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले वायरस, तो वो अपना जीनोम डाल देते हैं बैक्टीरिया के अंदर और फिर उनके जीनोम रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो अपना जीनोम यहाँ डाल देते हैं, उनका जीनोम यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट होता है और उसके बाद ये इस होस्ट सेल की बर्स्टिंग कॉज करते हैं, होस्ट सेल को तोड़ देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। जो होस्ट सेल को मार देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, उसको कहते हैं विरुलेंट या इन्फेक्टिव फेजेस, कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट बैक्टीरिया। और इस तरीके की साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल। क्या कहते हैं? लाइटिक। कुछ बैक्टीरिया बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप के होते हैं, कुछ वायरस वो क्या करते हैं, वो आए, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और ये वायरस है, वो अपना जीनोम यहाँ पे डाल दिए और अपना जीनोम डालने के बाद उसी में ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया सेल की लाइसिस नहीं करते, बैक्टीरिया को तोड़ते नहीं है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं और शांतिपूर्वक वहाँ रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट या प्रोफेजेस, ऐसे वायरस को हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट या प्रोफेजेस, डू नॉट कॉज लाइसिस ऑफ होस्ट बैक्टीरिया। और ऐसी साइकिल को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, या ऐसे यही आया था पीजीटी 2021 में। देखिए कितना कितना अंदर से क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको गलती नहीं करनी है। 53-54 मिनट हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है माइकोफेजेस। माइकोफेजेस का मतलब ऐसे वायरस जो फंजाई, माइको का मतलब ही हो गया फंजाई,
फंजाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्वीडन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी एगेरिकस बाइस्पोरस में। किसमें? एगेरिकस में। और इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, चलिए अब जो मैं चार्ट दिखाने जा रही हूँ ना, देख लीजिए, ये आपकी दुनिया बदल देगा, ये आपकी कहानी बदल देगा, ये आपकी हिस्ट्री बदल देगा। ये चार्ट एक बार मैं चार्ट ही दिखा दूँ आप। ठीक है, ये चार्ट जो मैंने बनाया है इसको मैं दिखा रही हूँ, दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन अभी मैं ये चार्ट बताऊंगी ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है वायरस के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। मैं 3 तरीके की चीज़ बताऊंगी, एक वायरस, दूसरा विरॉइड और तीसरा प्रियॉन। ध्यान से देखते रहिए, वायरस, विरॉइड्स और प्रियॉन। अभी मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं, वायरस, विरॉइड्स और प्रियॉन। पहले देख लीजिए, वायरस में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है, और ये एनिमल और प्लांट दोनों में रोग कॉज करते हैं या डिजीज, और इसकी डिस्कवरी की थी इवानोवास्की ने। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों है, एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज कॉज करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे विरॉइड्स। विरॉइड्स में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है और ये केवल प्लांट में डिजीज कॉज करता है। और न्यूक्लिक एसिड इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो केवल न्यूक्लिक एसिड है और केवल प्लांट वायरस है, और एक डिजीज प्लांट में कॉज करता है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, PTSD, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल। तो ओनली प्लांट वायरस है ये। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने 1971 में। तीसरी चीज मैं आपको प्रायॉन्स या प्रियॉन्स दिखा दूं, ये केवल प्रोटीन होता है और केवल एनिमल वायरस है, ये केवल एनिमल में डिजीज कॉज करता है, और इसकी डिस्कवरी की थी प्रूजिनर ने, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है ना, क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी। नोबेल की स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ पे नोबेल ऐसे रहेगा, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो चलिए देखिए कैसे याद रखो कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, और वो प्लांट और एनिमल दोनों का डिजीज कॉज करता है। विरॉइड में केवल न्यूक्लिक एसिड है और वो केवल प्लांट का डिजीज कॉज करता है। प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन है और वो केवल एनिमल का डिजीज कॉज करता है। अब देखिए, इसको स्लो वायरसेस भी कहते हैं, प्रायॉन्स को। ठीक है, अब कुछ डिजीज मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कुछ डिजीज है प्रियॉन्स का, ये दिखना, कुछ डिजीज है यहाँ पे। जैसे एक डिजीज का नाम है BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस। और ये कैटल, जो जंतु होते, कैटल मतलब जो गाय भैंस होती है, उनमें कॉज करता है। इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। मैड काउ डिजीज का मतलब, उनके जो बोवाइन का मतलब कैटल से होता है, और उनके जो ब्रेन होते हैं ना, उसमें पोर क्रिएट कर देता है। तो स्पंज जैसा उनका ब्रेन हो, स्पंज की बॉडी में छेद होते हैं ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस। ये कहाँ होता है? कैटल में होता है। और ह्यूमन में इसी का एनालॉगस एक रोग होता है जिसको कहते हैं क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। क्या कहते हैं? क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, CJD, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ह्यूमन में क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज होता है, और जानवरों में, कैटल में मैड काउ डिजीज होता है। दूसरा डिजीज है अल्जाइमर डिजीज, कुरू डिजीज या लॉफिंग डेथ कहते हैं। तो ये सब केवल एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। देखिए, प्रियॉन्स केवल एनिमल में, ठीक है, विरॉइड्स केवल प्लांट में, वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट एनिमल दोनों में। एक टर्म है विरोइंस। विरोइंस का मतलब यही पूछा गया था, ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल है, सबसे छोटा इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल है, ये याद रखना। एक टर्म है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन क्या होता है, इसको जरा ध्यान देखिए, वायरस से ही रिलेटेड है, इसलिए टर्म दिया था लिंडेमान ने। किसने? लिंडेमान ने दिया था। और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या करता है देखिए, जैसे मान लीजिए इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल्स है, ठीक है, और मान लीजिए इस सेल में वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन इस वाली सेल में है,
तो जो वायरल इन्फेक्शन वाली जो सेल होती है ये यही इंटरफेरॉन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन सिक्रीटेड फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल, और वो नेबरिंग सेल को, एडजेसेंट सेल को, जो बगल वाली सेल है उसको वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। कितना अच्छा है ये। तो इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है और वो नेबरिंग सेल, पड़ोसी कोशिकाओं को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब कुछ डिजीज दिया हुआ है, देख लो भाई। प्लांट डिजीज वायरस का दिया हुआ है, ये देख लो, जैसे टोबैको, मोजैक डिजीज, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है ना। ह्यूमन के कुछ डिजीज दिए हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन के डिजीज क्या क्या है? एड्स है, एड्स है, ठीक है, HIV वायरस, तो ये सब तो आपको पता है। मीजल, रूबियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला। अच्छा, मम्प जो होता है, मम्प, गलसुआ, मम्प किसका इन्फेक्शन होता है? पैरोटिड ग्लैंड का। किसका? पैरोटिड ग्लैंड। हमारी सबसे लार्जेस्ट सलीवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, उसी में सूजन आ जाती है, तो मम्प एक वायरल जो है इन्फेक्शन है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, येलो फीवर, येलो फीवर एक वायरल डिजीज है, इसका वेक्टर फीमेल एडीज होती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, डेंगू फीवर का वेक्टर जो होता है वो एडीज और क्यूलेक्स दोनों होते हैं। पोलियो फूड वाटर से होता है। हेपेटाइटिस A फूड वाटर कांटेक्ट से होता है। हेपेटाइटिस B कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड से होता है। तो इस तरीके से आज का जो इतना लंबा लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर, वो आप उसमें पूरा माइक्रोबायोलॉजी कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से। बाकी याद रखना, मैं जो कहने जा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, बहुत मैसिव रिस्पांस रहा है GIC क्रैश कोर्स के लिए, और वो चीज़ मुझे जो है ना एक प्रोत्साहन मिल रहा है, मुझे एक जुनून मिल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए इतना बेटर करूं कि आप हमेशा याद रखो कि किसी ने पढ़ाया था GIC के लिए, क्रैश कोर्स पढ़ाया था, और क्रैश कोर्स में आपको इतनी चीज़ें दे दूँ, ठीक है ना, कि आप कभी भी ना भूलोगे, ठीक है। अब एक बात मैं आपको आखिरी बात बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों को एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है वो क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल कर लें, क्योंकि आज से हमारा ऐप पे भी वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा। और आज ही रात में हमारे जो एडमिशन वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐप पे एडमिशन ले लिया है, तो उनको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के लेक्चर भी आज मिल जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, एक दिन में इतनी चीजें कवर हो रही हैं। आज पूरा माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो गया, ठीक है। फंजाई, एल्गी, लाइकेन मैंने पहले से करा रखा है, सेल की कुछ बातें मैंने पहले से, तो वो सब चीजें छोड़िए, आज पूरा माइक्रोबायोलॉजी, आज पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा। और कल हम क्या करेंगे, सेल और सेल डिवीजन का लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, ऐसे करके कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों के लिए को ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ ना हुआ तो, ठीक है, अगर मैं सही सलामत हूँ तो आराम से मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगी। और आप अगर 1 से 2 बार ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये सारी चीज़ें समझने से। तो आप इसको समझिए। एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई चलिए देखिए, LT की फ़ीस बहुत लोगों को ज़्यादा लग रही है, 7000 रखी गई है। हाँ, ज़्यादा लग रही होगी। एक चीज़ मैं और आपको बता दे रही हूँ, ये फ़ीस कम कर दी जाएगी, ठीक है, ये फ़ीस रिड्यूस कर दी जाएगी। और कितना रिड्यूस होगी वो बाद में आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। जो GIC की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं GIC की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बच्चों, मैं पता है पूरा दिन देती हूँ, मेरा बच्चा खेलता रहता है, उसके बाद भी मैं उसको कैसे जो है बहका के इधर उधर से मैं पूरा दिन इसी चीज़ पे एक्सपेंस अपना पूरा जो है टाइम खर्च कर रही हूँ। आप लोगों के नोट्स बनाने में, कैसे पढ़ाना है, कितनी चीज़ें लेनी है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, ठीक है ना, तो सब करती हूँ मैं। और एक बात समझिए, अगर कुछ बड़ा करना है, रिवोल्यूशन लाना है, तो पहले एक्सपेंसेस तो चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट तो है नहीं, बहुत थोड़े स्टूडेंट हैं, तो इसलिए जो है, और मेरी मेहनत जो है ना वो आपको दिखेगी, जरूर दिखेगी। पैसा कुछ भी नहीं है। किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो वो एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत एक कमेंट भी मैंने देखा था, अरे ये कोचिंग वाले दूसरों का दर्द नहीं समझते हैं, ये है वो है। आप कैसे ये सब कह ले जाते हो भाई? आप हमारे बारे में जानते नहीं हो कि हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो। बस बता दिए कि कोचिंग वाले किसी का दर्द नहीं समझते। क्या दर्द है आपको? आप ऑफलाइन एडमिशन लेने जाते हो तो 25,000 रुपये देते हो, ठीक है ना।
और आप कहते हो कोचिंग वाले आपका दर्द नहीं समझते। कुछ भी कह दो आप लोग कोचिंग वालों को, कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, मेहनत ही तो कर रहे हैं ना, बिना मेहनत के कुछ कर रहे हैं। आप कोई बिजनेस करने जाते हो तो आप ऐसे ही सामान उठा के दे देते हो। जो जिसने ये बात लिखी है मैं उसी को ये बात बेसिकली कह रही हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप भी चाहते हो कि आपकी मेहनत का कुछ तो फल मिले। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन ये एक अलग लेवल पे जाएगा तो वहाँ पे कोर्सेज की जो पैकेज होंगे ना बहुत कम कर दिए जाएंगे। वो आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए खैर ये सब बात की बात है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा वीडियो को। और अब जो लोग हैं को डाउट हो वो अपना डाउट क्लियर कर लें कि कैसे लेक्चर्स लिए जाएंगे, कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं सारे वीडियो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, कुछ हो सकता है कुछ समझाने वाली चीज़ें तो उसको मैं लिख के भी पढ़ाऊँ। हर चीज़ मैं रिकॉर्डेड इस तरीके से नहीं करूँगी, कभी मैं लाइव भी आ सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आप लोग फटाफट से एडमिशन ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो ऐप पे रहेंगे आज उनको एक और वीडियो मिल सकता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का। थैंक यू।